हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। आज की इस वीडियो में हम 25 एमसीक्यूज़ करेंगे जो कि चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पे बेस्ड होगा। ओके और ये साथ ही साथ हम इसमें इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते चलेंगे जो कि टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होगा। सो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, विच फेज ऑफ द सेल साइकिल इज़ द लॉन्गेस्ट इन मोस्ट ऑफ द सेल्स। ठीक है, लॉन्गेस्ट पार्ट की बात कर रहा है, लॉन्गेस्ट फेज की बात कर रहा है सेल साइकिल में। तो जीवन फेज जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल होता है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है। जीवन फेज इज़ यूजुअली द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द इंटरफेज वेयर द सेल ग्रोज, synthesizes proteins and prepares for the replication। ओके, ये जो भी आपका स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी बन सकते हैं और आप इस स्टेटमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लाइक अगर क्वेश्चन पूछ ले कि किस फेज़ में सेल ग्रो करता है, या फिर प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, या फिर प्रिपरेशन करता है फॉर फर्दर डीएनए रेप्लिकेशन, तो आपका आंसर क्या होगा। एक फेज़ ऐसा है, दैट इज़ G1 फेज़ जो है लॉन्गेस्ट होने के साथ साथ ये इस फेज़ में सेल ग्रो करता है, सिंथेसाइज करता है प्रोटीन्स को और डीएनए रेप्लिकेशन के लिए खुद को प्रिपेयर करता है। ओके, यहाँ पे आप ये फिगर सेल साइकिल का देख सकते हो। ठीक है, ये है आपके सेल साइकिल का फिगर। सेल साइकिल दो फेज़ में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज इंटरफेज एंड सेकंड फेज इज माइटोसिस फेज। ठीक है, इंटरफेज फर्दर 3 फेजेस में डिवाइडेड है और इन तीनों फेजेस में क्या क्या होता है वो यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इससे 4-5 क्वेश्चंस आराम से बन सकते हैं। ठीक है, तो इंटरफेज जो है आपका वो G1 S एंड G2 फेज में डिवाइडेड है एंड माइटोसिस फेज जो है वो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज में डिवाइडेड है। ठीक है, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर द सेल साइकिल या फिर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन नाम से पूरा एक चैप्टर ये वाला पढ़ा रखा है, जिसको डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके मैंने सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करी हैं। आप एक बार उसको देख लो तो आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी। खैर, इस स्लाइड से भी आप बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हो, जैसे कि जीवन फेज़ में क्या होता है, सेल ग्रो करता है। एस फेज़ में डीएनए सिंथेसिस होता है। G2 फेज़ में और ज़्यादा ग्रोथ होती है एंड प्रिपरेशन होती है माइटोसिस की। ओके, अब माइटोसिस वाले फेज़ की हम बात करते हैं। इसमें सेल डिवाइड करता है अपने डीएनए को। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड होता है डीएनए। ओके, और साइटोप्लाज्म और 2 न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं। ओके, 2 न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं। और माइटोसिस फेज किन पार्ट्स में डिवाइडेड है, किन फेजेस में डिवाइडेड है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। हर एक फेज की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, इन पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, एंड G0 फेज जो होता है वो रेस्टिंग स्टेट होता है वेयर द सेल परफॉर्म्स इट्स फंक्शन एंड इज नॉट प्रिपेयरिंग टू डिवाइड। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि G0 फेज कैसा है, तो दैट इज़ अ रेस्टिंग स्टेट या रेस्टिंग फेज। ठीक है, जिसमें जो है सेल अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता है, लेकिन ये प्रिपेयर नहीं होता डिवाइड करने के लिए। ठीक है, ये इसका रेस्टिंग फेज होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द सेल साइकिल। देखिए, ये क्वेश्चन अगर आपने ये पीछे वाली स्लाइड देखी है, इसको अच्छे से समझा तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। क्या पूछ रहा है कि डीएनए का रेप्लिकेशन कब होता है। ओके, रेप्लिकेशन, तो यहाँ पे क्या मेंशन था, डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ हो रहा था आपका, एस फेज में। ओके, तो क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, एस फेज होगा। ओके, यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन इसका देख सकते हैं। ड्यूरिंग एस फेज, दैट इज सिंथेसिस फेज भी हम इसे कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स एंड ईच क्रोमोसोम फॉर्म्स 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स। ओके, now moving to the next question, the stage of mitosis where chromosomes aligned at equatorial plate। ठीक है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड है ये। इसका आंसर क्या होगा, मेटाफेज होगा। मेटाफेज एक ऐसा फेज होता है जहाँ पे क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो इक्वेटर पे, दैट इज मिडल ऑफ द सेल पे आकर के अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं, ये वाली प्लेट जो है। और यहाँ पे आकर के क्रोमोसोम जो है जब अलाइन होते हैं तो इस फेज को हम कहते हैं मेटाफेज। ओके, एक्सप्लेनेशन इसका क्या है, इन मेटाफेज क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटोरियल प्लेट एंड स्पिंडल फाइबर्स अटैचेस टू द काइनेटोकोर। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स जो है, स्पिंडल फाइबर्स आकर के काइनेटोकोर, यहाँ पे आपका काइनेटोकोर प्रेजेंट होता है, यहाँ पे काइनेटोकोर आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस पे आकर के अटैच हो जाते हैं। ये आपका स्पिंडल फाइबर्स है, ये आपका काइनेटोकोर वाला पोर्शन है। ठीक है, ये आपका काइनेटोकोर है और ये आपकी इक्वेटोरियल प्लेट है। यहाँ पे आकर के मेटाफेज में क्रोमोसोम
इक्वेटोरियल प्लेट पर आकर के अरेंज होते हैं एंड काइनेटोकोर पे स्पिंडल फाइबर्स जो हैं अटैच हो जाते हैं। ओके नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स अकर ड्यूरिंग। सेपरेशन अब कब होता है? तो सबसे पहला फेज होता है प्रोफेज, दैन मेटाफेज, दैन एनाफेज, दैन लास्ट वन इज द टीलोफेज। ठीक है, तो सेपरेशन जब होता है ना आफ्टर मेटाफेज होता है, दैट इज एनाफेज पे आपका सेपरेशन होता है। अपोजिट डायरेक्शन में सिस्टर क्रोमेटिड्स मूव करना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द एनाफेज। ओके, ये है आपका क्या एनाफेज। इसमें सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स हो जाता है। ओके, एक्सप्लेनेशन इसका क्या है कि ड्यूरिंग एनाफेज सेंट्रोमियर्स स्प्लिट एंड सिस्टर क्रोमेटिड्स मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। देखिए इसी क्वेश्चन से यहाँ पे तो आप सेपरेशन की बात देख रहे थे, कर रहा था, बट यही क्वेश्चन अगर ये हो जाता कि सिस्टर क्रोमेटिड्स अपोजिट पोल्स की तरफ किस फेज में मूव करना स्टार्ट होती हैं, तो भी इसका करेक्ट आंसर एनाफेज ही होता। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेज वेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्स। रीअपियर होने की बात कर रहा है, इट मीन्स कि पहले डिसअपियर हुआ फिर रीअपियर हुआ। तो रीअपियर जो होता है वो टीलो फेज में होता है। ठीक है, एंड डिसअपियर जो होता है वो लेट प्रो फेज में हो जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, लेट प्रो फेज में डिसअपियर होता है, डिसअपियर हो जाता है, एंड रीअपियर होना स्टार्ट होता है टीलो फेज में। ठीक है, मीन्स टीलो फेज में ये रीअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होता है टीलो फेज में एंड डिसअपियर होता है लेट प्रो फेज में। तो यहाँ पे क्या बात किया है रीअपियर होने की, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? टीलो फेज होगा। अगर यही डिसअपियर होने की बात कर देता तो आपका आंसर ये हो जाता। ओके, प्रोफेज। नाउ नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे क्या। इन टीलोफेज क्रोमोसोम डिकंडेंस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलर रीअपियर, न्यूक्लियोलस रीअपियर। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये दोनों ही चीज़ें रीअपियर होना शुरू हो जाती हैं या रीअपियर हो जाती हैं इन द टीलोफेज। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस दोनों ही रीअपियर हो जाते हैं। Now next question, cytokinesis in plant cells occurs by formation of। तो साइटोकाइनेसिस जो है प्लांट सेल के अंदर होती है बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। सेल प्लेट बनना शुरू हो जाती हैं इन साइटोकाइनेसिस फेज। इसका एक्सप्लेनेशन हम क्या देख सकते हैं, प्लांट सेल्स फॉर्म अ सेल प्लेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। ओके, प्लांट सेल क्या फॉर्म करती है? सेल प्लेट को, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, साइटोकाइनेसिस इन एनिमल्स अकर्स बाय। प्लांट सेल में क्या हो रहा था? सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो रहा था, फिर साइटोकाइनेसिस हो रहा था। ओके, एंड एनिमल सेल्स में क्या होता है? क्लीवेज फरो होता है। ठीक है, एनिमल सेल्स में, प्लांट सेल में ये होता है प्लांट सेल में। ठीक है, सेम क्वेश्चन बट एनिमल और प्लांट सेल के लिए अलग अलग चीज़ें। ये होता है प्लांट सेल में, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है प्लांट सेल में, एंड क्लीवेज फरो का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल्स। ओके, क्लीवेज फरो। एक्सप्लेनेशन इसका क्या है, एनिमल सेल्स डिवाइड्स बाय फॉर्मेशन ऑफ क्लीवेज फरो ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स। ठीक है, ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्टिन फिलामेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर हेल्प्स इन क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस के दौरान कौन सा स्ट्रक्चर हेल्प करता है क्रोमोसोम के मूवमेंट में? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्पिंडल फाइबर्स। ओके, स्पिंडल फाइबर जो है वो काइनेटोकोर पर आकर के अटैच होते हैं एंड फिर पुलिंग होती है क्रोमोसोम्स की ड्यूरिंग माइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर अकर्स ड्यूरिंग। यहाँ पे बात कर रहा है आपका क्या? रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स जो भी नंबर आपका रहा हो वो हाफ, मान लीजिए 4 रहा हो तो वो 2 हो जाए, उसका जस्ट हाफ हो जाए। तो मियोसिस 1 इज कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन वेयर क्रोमोसोम नंबर रिड्यूसेस फ्रॉम डिप्लॉयड टू हैप्लॉयड। दैट इज अगर 2n है तो ये क्या हो गया? n हो गया। ठीक है, रिड्यूस हो गया। दिस इज कॉल्ड, मियोसिस 1 इज कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो क्रॉसिंग ओवर जो है वो पैकेटिन स्टेज में होती है। पैकेटिन स्टेज आता है प्रोफेज 1 के अंडर। ठीक है, प्रोफेज 1 के अंडर आता है पैकेटिन स्टेज लीडिंग टू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन।
ठीक है। क्रॉसिंग ओवर की वजह से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखने को हमें मिलता है और ये क्रॉसिंग ओवर होती है इन द पैकेटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, ठीक है। अगर यहाँ पे ऑप्शन में प्रो मेटा एनाटिलोफेज ना दे करके पैकेटिन, डिप्लोटीन, डाइकैनियासिस ये सारे ऑप्शंस होते हैं तो पैकेटीन वाज द करेक्ट आंसर, बट यहाँ पे मेन फेज की बात किया है तो दैट विल बी प्रोफेज 1। तो क्रॉसिंग ओवर जो है वो प्रोफेज 1 के स्टेज पैकेटीन स्टेज में होती है। क्रॉसिंग ओवर की वजह से हमें न्यू वेराइटीज़ दैट इज़ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक एक वर्ड बहुत यहाँ इंपॉर्टेंट है। क्रॉसिंग ओवर की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जिसे हमें न्यू वेराइटीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। और क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होता है, तो पैकेटीन स्टेज में होता है। पैकेटीन स्टेज किस फेज के अंडर आता है, तो वो प्रोफेज 1 के अंडर आता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, प्रोफेज 1, पैकेटीन स्टेज, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। नेक्स्ट ये भी इससे क्वेश्चन बन सकता है आपका कि क्रॉसिंग ओवर जो है वो क्या फॉर्म करता है, इससे हमें क्या देखने को मिलता है, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखने को हमें मिलता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड। होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग को हम कहते हैं सिनैप्सिस, ठीक है। सिनैप्सिस अकर्स ड्यूरिंग जाइगोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, ठीक है। सिनैप्सिस कब होती है, ये भी पूछा जा सकता है कि सिनैप्सिस किस स्टेज में होती है, ठीक है। तो सिनैप्सिस जो है वो जाइगोटीन स्टेज में होती है। अगर आप नीट के PYQs करोगे ना तो उसमें ये क्वेश्चंस ऑलरेडी गिवन है, पैकेटीन वाला क्वेश्चन भी गिवन है एंड सिनैप्सिस वाला क्वेश्चन भी आया होगा कभी ना कभी, रिपीटेड क्वेश्चन किसी न किसी ईयर में, ठीक है। कि सिनैप्सिस जो है वो किस स्टेज में होता है, तो वो भी जाइगोटीन स्टेज में होता है। और जाइगोटीन स्टेज किसके अंडर आता है, प्रोफेज 1 के अंडर आता है। ओके, आपको पता होना चाहिए कि प्रोफेज जो है वो लेपोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, इसके बीच पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकैनियासिस, ये 5 फेजेस में ये डिवाइडेड है, ठीक है। 1, 2, 3, ये आपका चौथा स्टेज एंड ये 5वां स्टेज। तो प्रोफेज जो है ये फर्दर जो है इन 5 स्टेजेस में डिवाइडेड है। हर एक स्टेज की अपनी एक खासियत है, उसका अपना एक खास इवेंट होता है। लाइक पैकेटीन स्टेज में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। सिनैप्सिस कब होती है, तो वो जाइगोटीन स्टेज में होती है, ठीक है। डिप्लोटीन स्टेज में भी कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स बनता है। इसी तरीके से तो आप जब इस चीज़ों को डीपली पढ़ोगे या फिर आप जो वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है उसको पढ़ोगे ना तो देखोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो क्या था क्वेश्चन हमारा, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम कब हो रहा है, ठीक है। तो वो सिनैप्सिस, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम कहलाता क्या है, व्हाट इज इट कॉल्ड, तो सिनैप्सिस कहलाती है, ठीक है। ये कब होती है, जाइगोटीन स्टेज में होती है। जाइगोटीन स्टेज या फिर प्रोफेज 1, ठीक है। अगर जाइगोटीन स्टेज नहीं है तो प्रोफेज 1 विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये प्रोफेज 1 के ही अंडर जाइगोटीन स्टेज आता है जिसमें एक पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम होती है जिसे हम कहते हैं सिनैप्सिस। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है। स्ट्रक्चर वो ऐसा स्ट्रक्चर जो क्या कहलाता है, जो पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम से बनता है, तो दैट इज टेट्राड, ठीक है। जब 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स के साथ होते हैं और फॉर्म करते हैं क्या, टेट्राड। 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स विथ 2 क्रोमेटिड्स ईच फॉर्म अ टेट्राड। ओके, तो क्या था आपका यहाँ पे क्वेश्चन, स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम, इट इज कॉल्ड एज टेट्राड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेज व्हेन होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट, देखिए यहाँ पे सेपरेशन की बात कर रहा है, ठीक है। या सेपरेशन की जगह पे ये भी पूछ सकता था, अ मूवमेंट टू द अपोजिट पोल्स की तरफ ये कब मूव करना, अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कब करेगा, अपोजिट पोल्स की तरफ ये मूव कब करता है या किस फेज में करता है, दोनों एक ही बात है। तो दैट विल बी एनाफेज 1। मैंने आपको पीछे ये चीज़ एक्सप्लेन की थी। ओके, तो एनाफेज 1 विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो, ड्यूरिंग एनाफेज 1 होमोलॉगस क्रोमोसोम मूव टू अपोजिट पोल्स। देखिए जो मैंने आपको पीछे बताया ना, अपोजिट पोल्स की तरफ होमोलॉगस क्रोमोसोम एनाफेज के दौरान मूव करना स्टार्ट कर देते हैं।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशनल डिवीजन हम किसे कहते हैं? रिडक्शनल डिवीजन हम मियोसिस 1 को कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं उसे, इक्वेशनल डिवीजन हम मियोसिस 2 को कहते हैं। ओके, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। इक्वेशनल डिवीजन हम मियोसिस 2 को कहते हैं। मियोसिस 2 इज सिमिलर टू माइटोसिस एंड कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। देखिए ये भी स्टेटमेंट आ सकता है कि मियोसिस 2 किसके सिमिलर है, तो दैट विल बी सिमिलर टू द माइटोसिस। ओके, माइटोसिस से सिमिलर होता है मियोसिस 2। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेज इमिडिएटली फॉलोज साइटोकाइनेसिस। ठीक है, यानी साइटोकाइनेसिस के जस्ट बाद कौन सा स्टेज आता है आपका? तो हमारा G1 फेज आता है आफ्टर जस्ट साइटोकाइनेसिस। या साइटोकाइनेसिस को कौन सा फेज फॉलो करता है? तो दैट इज G1 फेज विल बी द करेक्ट आंसर, ए। ओके, आफ्टर साइटोकाइनेसिस द डॉटर सेल्स एंटर G1 फेज ऑफ द नेक्स्ट सेल साइकिल। Now next question, which stage shows the maximum chromosome condensation? Maximum chromosome condensation आपका किस फेज में होता है? तो that will be in the metaphase. Explanation इसका क्या है? Chromosomes are more condensed and क्लियरली विजिबल एट मेटाफेज। अच्छा, मेटाफेज से एक तो आपका ये क्वेश्चन बना कि क्रोमोजोम जो है वो इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाते हैं, दैट इज मिडल ऑफ द सेल आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बना कि ये सब किस फेज में क्रोमोसोम्स सबसे अच्छे से विजिबल होते हैं, मैक्सिमम विजिबल किस फेज में होते हैं? तब भी आपका आंसर क्या होगा? मेटाफेज होगा। ओके, देखिए यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन इसका दिया हुआ है ना, दिस वन इज टॉकिंग अबाउट विजिबिलिटी। तो क्लियरली विजिबल भी किस फेज में होता है? हमारा मेटाफेज में होता है। हम लोग जब बायोलॉजी पढ़ते हैं तो जब हम लोग इसका सेल देखते हैं ना, हम लोग अनियन रूट टिप वाला एक्सपेरिमेंट किया होता है ना, तो उसमें जो हम लोग सेल देखते हैं ना, तो वो भी मेटाफेज स्टेज में ही हम क्रोमोसोम को क्लियरली विजिबल देख सकते हैं एट द मेटाफेज स्टेज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन? अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा एंजाइम है जो डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। डीएनए रेप्लिकेशन आई होप आपको पता हो, अगर नहीं पता हो तो डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है एक डीएनए से दूसरे डीएनए का बनना। ठीक है, रेप्लिकेट कर जाना। ओके, यहाँ पे आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हो क्या? डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइजेज न्यू डीएनए स्ट्रैंड ड्यूरिंग एस फेज। ठीक है, न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स बनाता है डीएनए पॉलीमरेज विच इज़ अ एंजाइम ड्यूरिंग एस फेज। ओके, सो डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? डीएनए से डीएनए का बनना इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर माइटोसिस? माइटोसिस की बात कर रहा है। ठीक है, तो माइटोसिस में जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनते हैं। माइटोसिस प्रोड्यूसेस 2 जेनेटिकल आइडेंटिकल सेल्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2। ठीक है, माइटोसिस में 2 सेल प्रोड्यूस होते हैं जो कि जेनेटिकल आइडेंटिकल होते हैं, दैट इज़ बिल्कुल सिमिलर रहते हैं, क्लोन्स होते हैं। ठीक है, जो कि बिल्कुल सिमिलर हो एक दूसरे के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर मियोसिस? यहाँ मियोसिस की बात कर रहा है, दैट इज़ रिडक्शनल डिवीजन की बात कर रहा है। ठीक है, मियोसिस की बात कर रहा है, तो मियोसिस में 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। ठीक है, 4 हैप्लॉइड सेल्स। मियोसिस प्रोड्यूसेस 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। ठीक है, हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं। अच्छा, माइटोसिस के लिए मैं एक चीज़ यहाँ पे और मेंशन करना चाहती हूँ कि माइटोसिस जो है ना, वो जहाँ पर ग्रोथ होनी होती है या फिर हमारी बॉडी को रिपेयर करना होता है ना, रिपेयरिंग होती है ना, माइटोसिस वहाँ पर होता है। ठीक है, और माइटोसिस जो है वो टोटली जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनाता है। दैट इज़ कहिए एकदम सेम टू सेम पेरेंट की तरह। पेरेंट और डॉटर सेल्स जो होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, और ये कहाँ माइटोसिस कहाँ होती है? प्रोसेस ग्रोथ वाली जगह पे, या जहाँ पे हमारी बॉडी को रिपेयर करना होता है। ओके, वेयरएस मियोसिस जो है वो क्या करती है? मियोसिस जो प्रोसेस है वो 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनाती है, हैप्लॉइड सेल्स बनाती है, और ये जो होती है यूनिक कैरेक्टर्स को शो करते हैं। ठीक है, यूनिक होते हैं, सेम नहीं होते हैं अपने पेरेंट की तरह से। पेरेंट्स की तरह से डॉटर सेल्स जो होते हैं सेम नहीं होते हैं, लाइक माइटोसिस। ओके, सेम नहीं होते हैं ये, और ये 4 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म करता है। और ये कहाँ होता है? मियोसिस कहाँ होता है?
गैमेट्स फॉर्मेशन के दौरान। ओके, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान होती है मियोसिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक वेरिएशन मेनली अकर्स ड्यू टू, जेनेटिक वेरिएशन क्यों होती है? ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। मैंने आपको पीछे पैकेटिन वाली बात जब बताई है, पैकेटिन स्टेज वाली, प्रोफेज 1 फेज के पैकेटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होती है, एंड क्रॉसिंग ओवर की वजह से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होते हैं, जिसकी वजह से हमें जेनेटिक वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। मैंने ये चीज़ पीछे अच्छे से एकदम एक्सप्लेन करी थी। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में क्या है, क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंजेस जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर वाली जो चीज़ हो रही है ना, उस चीज़ को यहाँ पे इसने एक्सप्लेन कर दिया है कि क्रॉसिंग ओवर के दौरान जो है जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये आपके होमोलॉगस क्रोमोसोम थे। ठीक है, अब इनकी क्रॉसिंग ओवर होकर के क्या होता है, इनमें जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो जाता है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, क्रॉसिंग ओवर कह देते हैं, जिसकी वजह से हमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस देखने को मिलते हैं, जेनेटिक वेरिएशन हम देख पाते हैं। नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सब स्टेज वेयर सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स। सिनेप्टोनिमल से आपको समझ में आ रहा होगा, सिनेप्सिस वाली प्रोसेस हुई होगी। ठीक है, सिनेप्सिस हुआ होगा, तो मैंने आपको पीछे बताया था कि सिनेप्सिस किस सब स्टेज में होता है, दैट इज जाइगोटीन में होता है। ठीक है, जाइगोटीन स्टेज किसके अंडर आता है, प्रोफेज 1 के अंडर आता है, प्रोफेज 1 के अंडर आता है जाइगोटीन। ठीक है, जिसमें सिनेप्सिस होती है, सिनेप्सिस होने की वजह से हमें सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जाइगोटीन स्टेज में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, जाइगोटीन होगा। यहाँ पे आप इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, ड्यूरिंग जाइगोटीन homologous chromosomes pair and synaptonymal complex forms. Okay, next question, chasmata become visible in, chasmata जो है वो किस फेज में विजिबल होता है? तो करेक्ट आंसर आपका क्या है, डिप्लोटीन है, डिप्लोटीन। ओके, chasmata रिप्रेजेंटिंग क्रॉसिंग ओवर बिकम विजिबल ड्यूरिंग डिप्लोटीन स्टेज ऑफ द प्रोफेज 1। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है कि प्रोफेज 1 जो है फर्दर 5 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, 5 सब स्टेजेस में डिवाइड होता है, लिपोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकैनियासिस। ठीक है, और कहा भी था कि हर एक फेज़ की अपनी कुछ खासियत है, तो आप इस चीज़ से देखते चलो कि डिप्लोटीन स्टेज की क्या खासियत है, हम इसमें कैज़माटा को बिल्कुल क्लियरली विजिबल देख सकते हैं। ठीक है, इससे भी एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको और बना कि आप किस फेज़ में कैज़माटा को आराम से क्लियरली विजिबली देख सकते हो, तो दैट फेज इज डिप्लोटीन। ओके, प्रोफेज 1 का डिप्लोटीन सब स्टेज, जिसके अंदर कैज़माटा हमें देखने को क्लियरली विजिबल होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैज़माटा अकर इन, तो दैट इज डायकैनियासिस। ठीक है, डायकैनियासिस जो है वो प्रोफेज 1 का लास्ट स्टेज होता है। ठीक है, लास्ट स्टेज होता है, लास्ट सब स्टेज होता है। कौन, डायकैनियासिस। ठीक है, तो टर्मिनलाइजेशन दैट इज एंडिंग ऑफ कैज़माटा हमें डायकैनियासिस में देखने को मिलती है। और किस स्टेज में ये बन रहा था, कैज़माटा डिप्लोटीन स्टेज में बनता है एंड टर्मिनेट होता है डायकैनियासिस स्टेज में। यहाँ बात की है टर्मिनलाइजेशन की, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डायकैनियासिस। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो डिप्लोटीन में आपको क्या मिल रहा था, कैज़माटा देखने को मिल रहा था। नेक्स्ट कैज़माटा का टर्मिनलाइजेशन हमें कब देखने को मिल रहा है, जस्ट उसके बाद वाले सब स्टेज में, दैट इज डायकैनियासिस में देखने को मिल रहा है। एक्सप्लेनेशन में डायकैनियासिस कैज़माटा मूव टुवर्ड्स क्रोमोसोम एंड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेज प्रिपेयर द सेल फॉर माइटोसिस, विच फेज प्रिपेयर्स द सेल फॉर माइटोसिस। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था इसके लिए कि G2 फेज में जो है, G2 फेज जो है वो इन्वॉल्व करता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, G2 फेज हो जाएगा। ओके, सीरियल वाइज भी देखो, हाँ सीरियल वाइज भी देखो अगर, तो G2 के बाद आपका आ रहा है क्या, M फेज आ रहा है। तो इससे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, G2 फेज जो है वो इन्वॉल्व करता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड प्रिपेयर करता है फॉर फर्दर माइटोसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रोमियर स्प्लिट्स ड्यूरिंग, सेंट्रोमियर जो है वो एनाफेज के दौरान स्प्लिट करता है एंड क्रोमोसोम्स इस फेज में अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, सो सेंट्रोमियर डिवीजन अलाउज सिस्टर क्रोमेटिड्स टू सेपरेट। ओके, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हुआ, एनाफेज हो गया।
आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें एंड बायोलॉजी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।